Okay, before we go to the control and regulation of heart, we will first read difference between SA node and AV node according to the exam question. ठीक है, difference between SA node and AV node. ठीक, क्या क्या डिफरेंस है? यू ऑल्सो कैन कंफ्यूज, दोनों ही नोड हैं, दोनों ही इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहला जो ऐसे नोड है, ये लोकेशन, ऐसे नोड कहाँ लोकेट होता है? राइट एट्रियम में, जबकि एवी नोड है जो इन वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ठीक है, ऐसे नोड और एवी नोड. दूसरा, इट इनिशिएट्स कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट. ठीक है, इनिशिएट करता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर. It does not initiate. Contraction of heart. जबकि ये क्या होता है? ये स्टिमुलेट होता है और फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक, थर्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी है इसको सेल्फ एक्साइटेशन की. ठीक है, मैंने कहा था कि इटसेल्फ जो है जनरेट हो जाती है इम्पल्स, लेकिन इसको ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं रहती है. नो सच कैपेसिटी. ठीक है, ये जो है ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि ये जो है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है. वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एसे नोड एंड एवी नोड. सबसे पहला तो ये राइट एट्रियम में रहता है. ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल की वॉल में जो बीच में रहता है, उसके इसमें जो है ये इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इसको पेसमेकर कहा गया है. ये इनिशिएट नहीं करता. ठीक है, इसमें सेल्फ एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटी है, लेकिन इसमें ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है. ये स्टिमुलेट होता है किसके द्वारा? जो ऐसे नोड के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे ही ये स्टिमुलेट होता है. ये ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऐसे नोड एंड एवी नोड. अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट. ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल और रेगुलेशन जो है वो नर्वस और हार्मोन सिस्टम के द्वारा होता है हार्ट का. ऑल्दो वो खुद अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है हार्ट, लेकिन उसका जो रेगुलेशन और कंट्रोल है वो हमारे नर्वस और हार्मोन सिस्टम से होता है. तो पहला जो होता है वो है नर्वस कंट्रोल. तो जो नर्वस कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन में सेंटर्स होते हैं जिसे कि कहा जाता है कार्डियक सेंटर. तो वो कार्डियक सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है. ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन स्टेम में रहते हैं, वहां पे कार्डियक सेंटर रहते हैं हमारे ब्रेन में. ठीक है, सपोज यहाँ पे ब्रेन में कार्डियक सेंटर है. ठीक है,
ओके, ठीक है। ये हमारा हार्ट बनाया मैंने। यहाँ पे जो है पल्मोनरी जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, नॉट राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम जो होता है हमारा, उसमें ओके, ठीक है। तो राइट जो हमारा वेंट्रिकल होता है उसमें जो है सुपीरियर वेना कावा जो है यहाँ पे आती है, उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं, और जो हमारा एओर्टा रहता है उसमें भी स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है। तो उनसे जो है सेंसरी फाइबर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा को जाते हैं, और दूसरा हमारी नर्व्स होती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ये नर्व्स हैं, येलो कलर से मैं बना रही हूं। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ नर्व होती हैं, एक सिंपैथेटिक जो कि अफेक्ट करती है हार्ट को, दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हार्ट की एक्शन को बढ़ा देती हैं, हार्ट की रेट को बढ़ा देती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं वो हार्ट की रेट को कम कर देती हैं, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसमें कि कार्डियक सेंटर होता है, ठीक है, वो एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करता है। ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें कार्डियक सेंटर जो कि उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। 2 सेट्स ऑफ नर्व, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है जब अफेक्ट करती है हार्ट को तो वो बढ़ा देती हैं उसकी एक्टिविटी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कम कर देती हैं। दूसरा सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि यदि स्ट्रेच हो कहीं तो उसको वो पता कर लेते हैं। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा में और एओर्टा में होते हैं। तो क्या होता है कि जब सुपीरियर वेना कावा से, पहला होता है सुपीरियर वेना कावा में, तो ये जो हमारा स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वेना कावा में रहते हैं, नॉट ओनली इन सुपीरियर वेना कावा बट वेना कावा में वो रहते हैं, और दूसरे जो हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर ये एओर्टा में रहते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर से सेंसरी नर्व्स जाती हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को इन्फॉर्मेशन देती है। क्या इन्फॉर्मेशन देती है? कि जो वेना कावा में स्ट्रेच रिसेप्टर हैं या साइनसेस में जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, उससे क्या होता है कि जब वो इंफॉर्मेशन वहां पे वो जब स्ट्रेच होंगे साइनसेस में, ठीक है, तो वेना कावा में और कोरोनरी साइनस में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं वो जब सेंसरी नर्व्स जाके मेडुला ऑब्लोंगेटा को इंफॉर्मेशन देती है। स्ट्रेच होना मतलब क्या? कि वेना कावा में ब्लड ज़्यादा है और इसके कारण वो स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच हो रही है तो वहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने मेडुला ऑब्लोंगेटा को इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी। मेडुला ऑब्लोंगेटा को पता चला कि भाई वेना कावा स्ट्रेच्ड है, दैट मीन्स हार्ट में ब्लड कम जा रहा है। तो जब वेना कावा से साइनस से जाता है इम्पल्सेस तो हार्ट की रेट बढ़ जाती है, ठीक है। उससे समझ में आया कि भाई वेना कावा में ब्लड ज़्यादा है, दैट मीन्स हार्ट पंप अच्छे से नहीं कर रहा है, उसे ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत है। इसलिए इन सेंसरी नर्व्स के कारण जो है जो वेना कावा से स्ट्रेच रिसेप्टर से जाते हैं वो एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। वहीं यदि एओर्टा से रिसेप्टर जाते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है, दैट मीन्स कि भाई थोड़ी
कम एक्टिविटी करें, एओर्टा बहुत ज़्यादा फिल हो रहा है तो हार्ट की रेट कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार नर्वस कंट्रोल जो है हमारे हार्ट के सिस्टम को, हार्ट की वर्किंग को अफेक्ट करता है। दूसरा जो हमारा कंट्रोल है वो है हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, वहां से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी पे होती है, उसमें से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि एपिनेफ्रिन, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे हार्ट के सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये जो है हमारे हार्ट की रेट को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यूजुअली इमोशंस में जो है ये सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन्स एड्रेनलिन भी कहा जाता है। तो ये जो एड्रेनलिन है ये हमारे हार्ट की रेट को बढ़ा देता है। जब वी आर वेरी एक्साइटेड तो एड्रेनलिन हाई होता है और हार्ट की रेट बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हार्मोन्स जो हैं हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सपोज हमारे हार्ट की जो बीटिंग है वो ज़्यादा हो रही है, बहुत एक्साइटेड है हम, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि थोड़ा सा हार्ट की रेट स्लो करें। इस प्रकार हार्ट प्रॉपरली वर्क करता रहता है, उसकी एक कांस्टेंट जो रिदमिसिटी होती है वो मेंटेन रहती है और इस रेगुलेशन के कारण वो एक प्रॉपर वे में काम कर पाता है। ठीक है, तो दिस इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट। अब जो है मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड जो है, क्योंकि वो सेल्फ एक्साइटेशन होता है, उसमें वो खुद जो है इम्पल्स को जनरेट कर पाता है, सेल्फ एक्साइटेशन होता है, इसलिए उसे पेस मेकर कहा जाता है हार्ट का। लेकिन कई बार जब हमारा ये नेचुरल पेस मेकर काम नहीं करता और जिसके कारण हमारे हार्ट की वर्किंग अफेक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होता है, तो हमें ज़रूरत होती है एक आर्टिफिशियल पेसमेकर की। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई उसे पेसमेकर लगाया है हार्ट में। ठीक है, क्यों लगाते हैं पेसमेकर? अब आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो ऐसे नोड हमारा नेचुरल पेसमेकर है, लेकिन जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है और हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता, तब जो है पेशेंट को आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। ये जो पेसमेकर होता है ये भी इलेक्ट्रिकल जो है जनरेट करता है, पेसमेकिंग करता है और हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जनरेट करता है, डीपोलराइजेशन करता है, आर्टिफिशियली जो है डीपोलराइजेशन करता है और उसके कारण हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको जो कहते हैं हम आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आर्टिफिशियल पेसमेकर। अब हम पढ़ेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, बहुत जो ओल्ड लोग होते हैं उन्हें यदि हार्ट में पेन हो तो आपने अक्सर सुना होगा कि वो खुद जो है उन्हें डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें ECG कराने का कहा। ठीक है, और ECG से जो है जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हुई। ठीक है, या फिर कई बार लोगों को पता होता है कि भाई ओल्ड हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, तो देख खुद ही ECG करा के आ जाते हैं। तो ECG क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हार्ट की डिजीज को पता करने के लिए? तो ECG जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो उसका जो कंडक्शन है वो एक करंट के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया कि जो डीपोलराइजेशन होता है हार्ट का वो एक करंट के रूप में होता है और वो जो डीपोलराइजेशन होता है हमारे हार्ट का, ये जो एक्टिविटी होती है, इसको जो है जब ये बॉडी सरफेस पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, बॉडी टिश्यू के द्वारा, बॉडी फ्लूइड के द्वारा ये बॉडी सरफेस पे ट्रांसफ़र होती है और जो बॉडी सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो
गैल्वेनोमीटर के द्वारा उस करंट को हम पढ़ सकते हैं, उस करंट को हम पता लगा सकते हैं कि कितना अभी जनरेट हुआ है, कि अभी क्या एक्टिविटी हुई और क्या जनरेट हुआ है। तो जब ये जो डीपोलराइजेशन होता है और ये जो करंट प्रवाहित होता है बॉडी में, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है, इसको हम इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा जब बॉडी पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उसको जो है गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो है एक स्ट्रिंग होता है जिसके कारण एक ग्राफ पे हम उस एक्टिविटी को जो है बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो एक्टिविटी एक ग्राफ पेपर पे जब बनाई जाती है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब जो हार्ट है उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका ग्राफ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रहता है, इसे हम ग्राफ पेपर पे जो है इसे ड्रॉ किया जाता है और उससे पढ़ के जो है डॉक्टर पता लगाते हैं कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल है या नहीं। तो ये पर्टिकुलर एक वे में ही जो है ये ड्रॉ होता है और उसकी वही नॉर्मल सी में ही जो है वो हमेशा उसी नॉर्मली वो उसी वे में जो है बनता है ईसीजी। यदि कुछ हार्ट की फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि हार्ट यदि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो एक्टिविटी जो है पता चल जाती है ईसीजी में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि ईसीजी का डायग्राम कैसा रहता है। ये ग्राफ पेपर पे एक बेसलाइन रहती है जिसके ऊपर और नीचे डिफ्लेक्शंस पता चलते हैं। ठीक है, इसमें वेव्स होती हैं P, Q, R, S। ठीक है, ये एक पूरे जो हमारी बीट होती है उसको ये डिनोट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी का ग्राफ। ठीक है, ये P वेव है, तो ये P वेव है, ये Q वेव है, ये R वेव है, ये S वेव है और ये T वेव है। जो ऊपर की वेव्स रहती हैं उन्हें पॉजिटिव वेव्स बोलते हैं, जो नीचे के डिफ्लेक्शंस रहते हैं उनको नेगेटिव डिफ्लेक्शंस बोलते हैं। तो P, R और T जो हैं वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और Q और S जो हैं वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज वेरी, आई मीन हाउ टू जस्ट रिलेट द हार्ट एक्टिविटी विद अ ग्राफ, इट इज लिटिल बिट अनइंटरेस्टिंग और ड्राई, बट वी हैव टू कोरिलेट। ठीक है, कैसे, मतलब एक ग्राफ को पढ़ के एक हार्ट की एक्टिविटी कैसे पता लगा लेते हैं डॉक्टर्स, तो कैसे पता लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब जो इसमें P और T वेव रहती हैं, आप देख रहे हैं कि वो ब्लंट है और ब्लंट वेव्स जो Q, R और S होती हैं वो शार्प वेव्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप कैसे कोरिलेट करेंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें P जो वेव्स हैं, P जो वेव होती है जो कि ब्लंट वेव है, जो कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, वो क्या डिनोट करती हैं, वो एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन को, इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन को डिनोट करती है। मतलब कि यहां से ये डिनोट करती है P वेव कि ऐसे नोड ने यहाँ से जो है एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट किया, जनरेट की इम्पल्स। ठीक है, उसको ये P वेव डिनोट करती है। जो Q वेव है वो ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है।
ठीक, ओके। देन क्यू वेव जो है ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रही है। देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में जो आर एस इंटरवल है, ठीक है, इंटरवल मतलब कि पर्टिकुलर वेव से पर्टिकुलर वेव के बीच का जो डिफरेंस है उसको इंटरवल कहा जाता है। तो इसमें जो एस और टी के बीच में इंटरवल है, ठीक है, पी क्यू आर एस जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में आर और एस के बीच का, नॉट एस टी, आर और एस के बीच का, और जो टी वेव्स होती हैं, टी वेव ये डिनोट करती हैं वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि जो R और S हैं वो काफी शार्प वेव्स हैं और काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन है उसमें। उसका कारण ये है कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। इसलिए Q वेव थोड़ा छोटा है, R वेव बड़ा है और S वेव उससे थोड़ा छोटा है R वेव से। तो यहाँ पे R और S जो इंटरवल है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही टी वेव, ये तीनों जो हैं आर एस इंटरवल और टी वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को जो है डिनोट करता है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी कि ईसीजी को जो पढ़ के हम बता सकते हैं कि कौन सा जो हमारा फंक्शन हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, कि जब यदि पी वेव जो है वो प्रॉपर जैसी बननी चाहिए नेचुरली वैसी है या नहीं ईसीजी में। यदि इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है दैट मीन्स कि हार्ट की फंक्शनिंग में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ओके। अब ये जो पी क्यू आर एस वेव्स हैं, पी क्यू आर एस टी वेव्स हैं, और ये जो ईसीजी है वो क्या डिनोट करता है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो वेव देख रहे हैं वो है पी वेव। तो जो ईसीजी में पी क्यू आर एस में जो पी वेव होती हैं वो डिनोट करती हैं इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन इन ऐसे नोड, या इसको एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है कि जो इम्पल्स है वो जनरेट हो गई, ठीक है। तो पी वेव इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड या एक्शन पोटेंशियल। अब जो पी और क्यू इंटरवल होता है, पी और क्यू वेव के बीच का जो स्पेस है उसको पी क्यू इंटरवल कहा गया है। ये डिनोट करता है ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डीपोलराइजेशन के कारण क्या हुआ, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है इसको टुगेदर, क्यू आर एस वेव्स को टुगेदर जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एवी नोड का, एवी नोड प्लस बंडल ऑफ हिज का डीपोलराइजेशन, मतलब कि अब वहां पे इंपल्स जनरेट हो गई है और साथ ही ऐसे नोड का रीपोलराइजेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है। रीपोलराइजेशन के कारण क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था कि पहले जब हम वर्किंग देख रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हम ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब वो रिलैक्स होने लगते हैं तो उसके रिलैक्सेशन के साथ ही क्या चालू हो जाता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी यही डिनोट करता है कि एवी नोड और बंडल ऑफ हिज डीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वहां पे इंपल्स जनरेट होगी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे। साथ ही ये डिनोट करता है ऐसे नोड का रीपोलराइजेशन जिसके कारण कि ऑरिकल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे। उसके बाद जो टी वेव होती है हमारी, ठीक है, टी वेव बाद में आएगी, पहले एसटी कॉम्प्लेक्स।
ST इंटरवल जो है हमारा, ST इंटरवल क्या डिनोट करता है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। AV नोड और बंडल ऑफ हिज रीपोलराइज हो रहे हैं और उसके कारण जो है ST इंटरवल के में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक। उसके बाद T वेव शो करती हैं रीपोलराइजेशन ऑफ AV node and relaxation of ventricle, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी PQRST वेव्स जो ECG में बनती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बनती है, ये कैसे लिया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? बॉडी सरफेस पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट लेग्स पे, और डिफरेंट पोजीशन में। इस प्रकार जो है जब 12 पोजीशंस में 12 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उनसे जब ECG लिया जाता है तो कंप्लीट एक्टिविटी जो है हार्ट की वो ECG के फॉर्म में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये ECG में जो है PQRST वेव्स होती हैं और ये कैसे जो है किन किन चीज़ों को डिनोट करती है ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें जो ऊपर रिफ्लेक्शन होता है उसको पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, जो नीचे बेस लाइन इसको कहते हैं बेस लाइन, जिसके ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसमें जो नीचे डिफ्लेक्शन होता है उसको नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें P और T ब्लंट वेव होती हैं, जो QRS होती है वो शार्प वेव होती हैं। शार्प वेव जो है वो डीपोलराइजेशन के कारण शार्प वेव्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है शार्प वेव होती है, जबकि रिलैक्सेशन के कारण ब्लंट वेव होती हैं, ठीक है। अभी P जो है इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया, उसको ये P वेव डिनोट करती है। P और Q इंटरवल डिनोट करता है कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, हो गए। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है कि अब AV नोड बंडल ऑफ हिज डीपोलराइज होना चालू हो गए ताकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सके, और जो SA नोड था वो रीपोलराइज होने लगा ताकि ऑरिकल्स रिलैक्स हो सके। देन ST इंटरवल्स जो है S और T के बीच का जो इंटरवल है ST इंटरवल, ये डिनोट करता है क्या? ये डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और T वेव डिनोट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ AV नोड और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG। ECG का क्या जो महत्व है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। यदि इसकी बहुत अच्छे से स्टडी की जाए तो इजीली जो है पता लगा सकते हैं कि कहाँ हार्ट में प्रॉब्लम है, क्या वर्किंग फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है पेशेंट में, ठीक है। इस प्रकार जो है डायग्नोसिस के लिए ECG का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इनफैक्ट यदि किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद भी यदि ECG लिया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि हार्ट में जो है प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक आया था, और ECG से वो पता लगाई जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ECG।